हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग लेसन 18 टॉपिक नंबर लोकसभा पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने राज्यसभा से संबंधित सारे सवाल को एक एक करके कंप्लीट कर दिया है। आप लोगों ने इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अभी तक मैंने लुसेंट का 1 से लेकर 17 तक के पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर कर दिया है। आप जाके देखिए, बेहद महत्वपूर्ण होगा, बेहद उपयोगी होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और आज हम लोकसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। सदन आपको पता है, लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं संसद के, जिसमें जनता द्वारा डायरेक्ट रूप से चुना हुआ सदन कौन सा है, तो लोकसभा है। इसी को हम लोग लोकप्रिय सदन भी कहते हैं और निचला सदन भी कहते हैं। और ये अस्थाई सदन है, इसे भंग किया जा सकता है। और आपको बताना है कि ये किस अनुच्छेद में है। आपको मैंने बताया था सरला के बारे में, तो लोकसभा किस में दिया गया है, 81 में। अनुच्छेद 81 जो है 79, 80 और 81। तो लोकसभा के बारे में जो डिस्कशन किया गया है वो अनुच्छेद 81 में कहा गया है। और लोकसभा क्या है, जनता का प्रतिनिधि सभा है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया सभा है, निचला सदन है और ये अस्थाई है, इसे भंग किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ सदन कौन सा है, तो लोकसभा है। ये भी आपको पता होगा कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला है सवाल नंबर 2, कहता है कि भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो अभी मैंने कहा कि यहाँ डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है, तो किसका करेगा प्रतिनिधित्व, भारतीय जनता का। लोकसभा चूंकि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा के मेंबर, इसीलिए लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करेगी, तो भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करेगी। अगला देखिए क्या कह रहा है सवाल नंबर 3 में, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो लोकसभा के गठन के संबंध में जो प्रावधान, अभी मैंने आपको कहा कि लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में डिस्कशन किया गया है और लोकसभा से संबंधित बात ही जो है अनुच्छेद 331 में भी कहा गया है। जब मैं आपको अनुच्छेद पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि 330, 331, 332 और 333 जो है वो लोकसभा और राज्य के विधानसभा से संबंधित है, आंग्ल भारतीय समुदाय और SC/ST। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अनुच्छेद 330, 331, 332 और 333 ये चारों अनुच्छेद बेहद इम्पोर्टेंट है, जो आंग्ल भारतीय और SC/ST के बारे में, लोकसभा और राज्य के विधानसभा के बारे में कहा गया है। तो फिलहाल आपको यहाँ पे याद रखना है कि लोकसभा के गठन की जो बात है वो अनुच्छेद 81 में भी है और अनुच्छेद 331 में भी है। अगला कह रहा है सवाल नंबर 4, कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी तय की गई थी। अभी ना 550 है, वर्तमान में कितना तय किया गया था, 500 तय किया गया था। वर्तमान में तो 550 है, लेकिन मूल जो संविधान था उसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है 500 निर्धारित की गई थी। 5वां नंबर सवाल कहता है कि 31वें संविधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जो 31वां संविधान संशोधन हुआ उसमें लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी तय की गई थी। तो 31वां संविधान जो संशोधन हुआ था उसमें लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है वो 545 घोषित किया गया था, 545 तय किया गया था। सवाल नंबर 6 कहता है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो ये थोड़ा पुराना है, तो 552 दिया गया है, दरअसल में 550 होगा। जो दूगो दिया था ना आंग्ल भारतीय समुदाय वाला, उसको तो हटा दिया गया है ना। तो वैसे उस समय का सवाल है, तो जब पूछा गया था तो लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती थी, अभी 550 हो सकता है अधिकतम। अभी कह रहा है 7 नंबर सवाल में कि वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य जो है वो राज्य की जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होती है।
टॉपिक के स्टार्टिंग में ही आपने पढ़ा था कि लोकसभा क्या है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा में आते हैं। तो वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य जो है राज्य की जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, तो 530 जो है राज्य की जनता चुनती है। बाकी में 2 तो पहले एंग्लो भारतीय वाले थे, अब बाकी जो है वो राज्य के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से चुने जाते हैं। तो 530 चुने जाएंगे भारतीय राज्य से, और बाकी जो 20 है वो चुने जाएंगे कहाँ से, केंद्र शासित प्रदेश से। देखिए 8वां नंबर सवाल कहता है, 8वां कहता है वर्तमान में केंद्र शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके भेज सकती है। कितने को भेज सकती है वर्तमान में? तो वर्तमान में दोस्त यहाँ पे 13 लिखा हुआ, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे क्या ये सही है कि नहीं। तो वर्तमान में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 13। एक बार दोबारा समझते हैं इसको। कहता है वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके भेज सकती है। तो इसका आंसर दिया हुआ है 13। एक बार आंसर भी हम मैच करा लेते हैं, 8 का क्या कह रहा है। 8 का तो आंसर यही दिया हुआ है दोस्त। इसको आप हमें थोड़ा क्रॉस चेक करके बताएंगे, क्योंकि 530 जो है वो राज्य की विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं, तो बाकी 20 यूटी से चुने जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है वर्तमान में जो केंद्र शासित क्षेत्रों की जनता जो है वो लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधि को चुन सकती है। तो इसका आंसर 13 है। आगे लिखा हुआ है राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है। तो पहले करते थे 2, अब तो ये भी हटा दिया गया है। तो पहले जो था पहले जो थे वो राष्ट्रपति जो है वो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को यहाँ प्रतिनिधित्व में भेजते हैं। देखिए इससे जो पहला नंबर सवाल है ना, 8 नंबर, इसका आंसर 13 ही होगा, क्योंकि कुछ लोग जो है SC ST के भी उसमें आते हैं, तो इस हिसाब से सीट का जो है वो थोड़ा, तो वैसे आप देख लीजिएगा इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सवाल नंबर 10 कहता है वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की जो प्रभावी संख्या है वो कितनी है। 550 तो अधिकतम हो सकती है, वर्तमान में कितना है, 545 है, जो कि 31वां संविधान संशोधन के तहत 545 कुल तय किया गया था। 11 देखिए क्या कहता है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत चुना जाता है। तो 331। देखिए यहाँ पे सब बेहद इम्पोर्टेंट है। और लोकसभा में देखिए 331 तो हो गया आपको लोकसभा में। देखिए लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग हैं वो है अनुच्छेद 331, लेकिन लोकसभा में ही जो SC ST है, इसको ध्यान रखिएगा, इसके लिए अनुच्छेद कितना है, 330। मैंने आपको अभी बताया था ना कि अनुच्छेद 330, 331, 332 और 333 बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2 अनुच्छेद आपको अभी कवर हो गया। कौन कौन सा? तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय बोलेगा तो अनुच्छेद 331 हो जाएगा, और लोकसभा में ही SC ST की बात करेगा, लोकसभा में SC ST के जो लोग चुने जाते हैं वो हो जाएगा आपको 330। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को चुना जाता था अनुच्छेद 331 के तहत, किसमें, लोकसभा में। अगला है सवाल नंबर 12 कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को जो मनोनीत करने की शक्ति है, जो अनुच्छेद 331 के तहत चुने जाते हैं, वो किसके पास पावर है, वो राष्ट्रपति के पास है। 13 कहता है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की गई है। तो लोकसभा में जो है जनसंख्या के आधार पर जो है राज्यों को सीटें दी गई है कि किस राज्य से कितने लोग जाएंगे। तो आगे देखिए 14 नंबर सवाल कहता है कि वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए जो स्थानों का आवंटन किया गया है वो किस पर आधारित है। तो 1971 की जो जनगणना हुई थी उस पर आधारित है। कहने का मतलब कि वर्तमान में प्रत्येक राज्यों के लिए जो स्थानें आवंटित की गई है, सीटों का जो आवंटित किया गया है आवंटन, वो 1971 की जनगणना के आधार पर है। अगला कहता है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार जो है निम्नलिखित में से कब किया गया था। तो 1972 में किया गया था। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों पर सीमा निर्धारण जो है पहली बार 1972 में किया गया था।
तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कीजिए। कुछ सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताइए ताकि मैं मोटिवेट रहूँ और जल्दी से सारे वीडियो को हम लंबे लंबे वीडियो बनाकर सभी को कवर कर सकूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आइए, लोकसभा हम लोग पढ़ रहे थे जो टॉपिक नंबर 18 है, जिसपे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए और कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। तो चलिए हम बिना वक्त गवाएं स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पार्ट 2 में कहाँ तक सवाल कवर हो सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। हम 1 से लेके 15 तक के सवाल को कवर कर दिया था। आज हम देखते हैं 16 नंबर सवाल। सवाल नंबर 16 कहता है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह जो निर्धारण है वो किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक ये जो है यथावत रहेगा। ये सवाल आपने पहले भी पढ़ा था कि लोकसभा में जो राज्यवार सीटों का आवंटन किया गया है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। और ये जो सीटों का आवंटन है कि लोकसभा में 545 होगी या 550 होगी या अधिकतम 552 होगा, ये सब जो बात कही गई है वो 1971 की जो जनगणना है उस समय कितनी जनगणना थी, जनसंख्या थी, उसी बेस पे किया गया है। और ये जो आधार है वो 2026 तक बना रहेगा। 2026 के बाद फिर से चेंजिंग आएगी, फिर आपको पता चलेगा कि लोकसभा में अधिकतम संख्या 550 न होकर के 600, 700, 800 जितना होगा वो पता चलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2026। अगला सवाल नंबर 17 है, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो लोकसभा के सभी जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वो एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र ही होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल कहता है 18 नंबर, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? यानी लोकसभा का जो एक सांसद है वो कितनी जनसंख्या के लिए लड़ता है या कितनी जनसंख्या के लिए प्रतिनिधि बन के आता है? तो 7.5 लाख। यानी लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र जो है कम से कम कितनी जनसंख्या को कंट्रोल करता है? 7.5 लाख को। अगला सवाल कहता है 19 नंबर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सीटों का आवंटन किया गया है? तो 131 सीट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे हम बताएंगे कि एससी कितने हैं और एससी कितने हैं, यानी अनुसूचित जाति कितने हैं और अनुसूचित जनजाति कितने हैं। फिलहाल दोनों को मिला करके 131 है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुल सीटों का जो आवंटन है वो कितना है? 131 किया गया है। सवाल नंबर 20 कहता है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल। 1952 ईस्वी में। भारत में स्वतंत्रता के बाद जो पहली बार आम चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? 1952 में हुआ था। अगला कहता है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से, 21 नंबर सवाल कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका राजधानी कहाँ है। अगला सवाल नंबर 22 कहता है, मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? मतदाता संख्या की दृष्टि से बात करें तो देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो कौन है? तो मल्काजगिरी है। कौन सा है? मल्काजगिरी। मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है मल्काजगिरी है। सवाल नंबर 23 कहता है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो 7वां और 31वां, 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ाने से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, 7वां और 31वां। 24 नंबर सवाल कहता है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं कैसे? प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। लोकसभा में जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि हैं
लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रतिनिधि हैं वो कैसे चुने जाते हैं, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं। अगला है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को किसका प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित करते हैं, तो एंग्लो इंडियन था, इसको तो अब हटा ही दिया गया है। तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 सदस्यों को चुनते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्यों को चुनते हैं। तो लोकसभा में जो 2 सदस्यों को चुनते हैं ये आंग्ल भारतीय होते हैं, यानी एंग्लो इंडियन समुदाय को बढ़ावा देने के लिए। सवाल नंबर 26 कहता है लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है, तो लोकसभा में किसके लिए है, तो एससी के लिए था, एसटी के लिए था और आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए था। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। इनमें से सभी के लिए जो है लोकसभा में स्थान आरक्षित है, लेकिन अब आंग्ल भारतीय वाले को हटा दिया गया है वर्तमान में, बाकी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे और ये बेहद इम्पोर्टेंट है जो आपको याद भी रखना है। एक तो अनुच्छेद है 330 और एक है 331। ये दोनों जो है लोकसभा से संबंधित है। तो लोकसभा में 330 जो है वो है एससी एसटी के लिए। किसके लिए है? एससी एसटी के लिए है। और 331 जो है वही है आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए। तो ध्यान रखेंगे लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अनुच्छेद 330 है और लोकसभा में आंग्ल भारतीय के लिए 331 है। अगला कहता है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो इच्छुक व्यक्ति है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अगला कहता है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो अभी आपने पढ़ा था ना कि जनसंख्या के आधार पर बंटवारा किया गया है। 1971 में जो जनसंख्या था उसके आधार पर बंटवारा हुआ है और ये 2026 तक जो है चलेगा। तो जनसंख्या के आधार पे है, तो जहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी वहीं के प्रतिनिधि भी सबसे ज़्यादा आएंगे। तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधि है वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। 29 नंबर सवाल बेहद इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो पश्चिम बंगाल में 42 है, बिल्कुल सही बात है। पंजाब में 13 है, आंध्र प्रदेश में 25 है। असम में कितना है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। असम के अंदर 13 नहीं है तो कितना है? तो जो मिलान किया गया है सही युग्म वो असम का जो है 13 नहीं है। असम में कितना है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिलहाल आपको याद ये रखना है कि पश्चिम बंगाल में कितना है? पश्चिम बंगाल में 42 है, आंध्र प्रदेश में 25 है, पंजाब में 13 है। आइए अगला नंबर सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 कहता है कि किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है? तो सिंपल बात है कि जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगा उसी का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा होगा। तो वो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश का लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। अगला लिखा हुआ है झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना है? 14। झारखंड क्षेत्र जो है, झारखंड राज्य है, उसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 14 है। कितना है? 14 है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी कवर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कुछ सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम जल्दी जल्दी से पूरे लूसेंट को कवर कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, लूसेंट ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जो सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें अभी हम लोग लोकसभा पढ़ रहे हैं। लोकसभा में इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे टॉपिक को सीक्वेंस में देखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। आगामी जो भी एग्जाम होंगे उसमें बहुत आपको लाभकारी सिद्ध होगा। और अगर ये वीडियो, ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमको और मोटिवेशन मिले और हम एक साथ 2-3 सीरीज को कवर कर सके। और जो भी सुझाव हो वो हमें कमेंट जरूर कीजिए। हमें कमेंट कीजिएगा तो हमें वो सुझाव पता चलेगा, फिर हम उस पर काम करेंगे। आइए आज का अगला सवाल हम लोग कवर करते हैं, देखते हैं पार्ट 3 में क्या कुछ आगे सीखने को मिल सकता है। 31 तक सवाल हमने कवर कर दिया है, आज हम 32 से पढ़ेंगे।
32 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीट मिला हुआ है। तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में दोनों को कितना मिला है, समान सीट मिला है, आंध्र प्रदेश को भी और किसको, राजस्थान को भी। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश को कितना सीट दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश में कितना सीट है, देख लीजिए 25 सीट है। कितना है आंध्र प्रदेश में, 25 है। तो आप याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश हो या फिर कौन हो, दोनों को समान सीट मिला है। तो 32 में आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक अगले वीडियो में हम अलग से भी कवर कर देंगे। फिलहाल आप याद रखेंगे कि लोकसभा में ये आंध्र प्रदेश और राजस्थान है जिसको समान सीटें मिला है। अगला लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के अलावा लोकसभा में कौन से दो ऐसे राज्य हैं जहां पर लोकसभा का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है। तो बिल्कुल सिंपल है, उत्तर प्रदेश के अलावा लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व रखने वाले जो राज्य हैं वो है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल है। तो सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। आइए अगला देखते हैं। सवाल नंबर 34 कहता है वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान पर। अभी अभी मैंने आपको कहा था कि वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन है, महाराष्ट्र है। सबसे पहला यूपी है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। तो दूसरे नंबर पर अधिकतम लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। 35 नंबर सवाल कहता है उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है। तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा संसदीय क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। बिहार में तो आपको पता है 40 है भाई, अपना राज्य तो याद होना ही चाहिए। बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या जो है कितना है, 40 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 40 है। अगला कह रहा है 37 नंबर सवाल कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है। छत्तीसगढ़ में कितना है, लोकसभा की सीटों की संख्या 11 है। बिहार में कितना है, 40 है। सबसे ज़्यादा यूपी में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। सवाल नंबर 38 कहता है निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा का सीटों का संख्या सबसे कम है। तो इसमें हो जाएगा हरियाणा। निम्नलिखित 4 राज्यों में जो हरियाणा राज्य है, यानी कि आंध्र प्रदेश, केरला, ओडिशा और हरियाणा में जो हरियाणा है वहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे कम है। अगला है 39 नंबर सवाल कहता है जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पे आता है। तो सबसे पहले स्थान पे तो आता है यूपी, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। यानी लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा तो यूपी में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। सवाल नंबर 40 कहता है लोकसभा में कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र है जहां पर सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व जो है निर्वाचित होकर आते हैं। तो दिल्ली, कहाँ पे, दिल्ली। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जो है वो किसका आता है, दिल्ली का आता है। अगला वही सवाल आ गया कि संघ शासित क्षेत्र दिल्ली जो है उसे कितने प्रतिनिधि जो है वो लोकसभा में भेजे जाते हैं। तो दिल्ली के लोग एकदम साथ रहते हैं, साथ साथ। तो दिल्ली दिल वालों का होता है, दिल दो दिल हमेशा साथ रहेंगे। तो संघ शासित क्षेत्र दिल्ली जो है वहाँ पर 7 लोगों को जो है लोकसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है और ये केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अगला कहता है 42 नंबर सवाल कि लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या है। तो मैंने आपको बता दिया था कि सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में होता है। तो लोकसभा में अधिकतम सीटों के हिसाब से सबसे पहले हो जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला कहता है कि लोकसभा का जो सामान्यतः कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है। तो आप जानते हैं लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, इसको उससे पहले भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा का सदस्यों का जो कार्यकाल है, जो जो उसमें प्रतिनिधि बन सकते हैं, उसका अधिकतम मिनिमम उम्र जो है वो 25 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है।
आगे लिखा हुआ है आपातकाल के दौरान संसद जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकता है। पहली बात तो ये सवाल हो गया कि आपातकाल के दौरान संसद चाहे तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ा सकता है, तो 1 साल के लिए बढ़ा सकता है और ऐसा 1-2 बार किया गया है। तो आपातकालीन स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 1 वर्ष आगे बढ़ाकर 6 वर्ष भी किया जा सकता है। अगला लिखा हुआ है किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपर्युक्त अवधि जो है कितने समय से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, तो 6 महीना से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं आप। कहने का मतलब है कि किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा अगर लागू नहीं रहता है तो उसके बाद उपर्युक्त अवधि जो है यानी जो 1 साल आपने बढ़ाया है वो कितने समय से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो 6 महीना से फिर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं उसको आप। अगला बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है कि लोकसभा में जो गणपूर्ति है उसको पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो कुल सदस्यों का 10% या 1/10 भाग। यानी लोकसभा का जो कोरम है ना गणपूर्ति, उसके लिए आपको 1/10 चाहिए या 10% चाहिए। आगे देखते हैं 47 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 47 कहता है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है, तो जब कोई आपात लगा हो यानी जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। कह रहा है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से भी अधिक किया जा सकता है, कौन सी स्थिति में, और वो मात्र 1 साल के लिए बढ़ेगा, तो जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तब। अगला 48 कहता है कि लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाएगी, तो 2 महीना। अगर 60 दिनों तक कोई भी सांसद लोकसभा में बिना इन्फॉर्म किए बिना बताए अनुपस्थित रहता है उसके कार्यविधि में, तो 2 महीना से ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी सदस्यता को क्या किया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है, तो 16,000। कितना कम है दोस्त। संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है, तो 16,000। आगे लिखा हुआ है 50 नंबर सवाल कि संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है, तो 1,000 रुपया। संसद के सत्र में उपस्थित रहने के लिए और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए जो सांसद होता है उसको दैनिक भत्ता कितना में दिया जाता है, 1,000 रुपया। अगला कहता है सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीना कितना रुपया कार्यालय भत्ता मिलता है, तो 23,000। कहता है सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यालय चलाने के लिए प्रत्येक महीना कितना कार्यालय भत्ता मिलता है, 23,000। 16,000 रुपया महीना, 23,000 रुपया कार्यालय भत्ता, 1,000 रुपया समिति में मीटिंग में शामिल होने के लिए। 52 कहता है लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे उसको देगा। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को। 53 कहता है कौन ऐसे वर्ष किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था लागू किया गया था, बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन ऐसा वर्ष है जिस वर्ष से संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था किया गया था, तो 1976 ईस्वी से जो भूतपूर्व सांसद सब है उसके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई थी। अगला लिखा हुआ है लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, तो 6 महीना से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यानी लोकसभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि साल में 2 बार होगा। तो 55 कहता है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाएंगे 1 वर्ष में, तो 1 वर्ष में 2 बार, क्योंकि 6 महीना से ज़्यादा का गैप तो होना नहीं चाहिए, तो 1 वर्ष में 2 बार जो है बुलाया जाएगा। तो दोस्तों आज हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, बाकी के सवाल अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, और कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।
हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग लोकसभा पढ़ेंगे, जिसमें मैंने इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें काफ़ी अच्छे से मैंने उसको कवर किया है। सवाल को आप उसको पहले लगातार देखिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। कोई त्रुटि होती है तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो आइए बिना वक्त गंवाए आगे के सवाल को कवर करते हैं और देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्या कुछ बेहतरीन चीज़ आपको मिल सकता है, जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद मिल सकती है। 1 से लेकर के मैंने 55 तक के सवालों को कवर कर दिया है। आज हम 56 नंबर सवाल से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सवाल नंबर 56 कहता है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भी भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। आपको पता है कि लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये अस्थायी नहीं है, इसको भंग किया जा सकता है। तो कौन भंग कर सकते हैं? तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। 57 नंबर सवाल कहता है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर। राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर, या मंत्री परिषद का हेड होता है प्रधानमंत्री, तो उसकी सलाह पर। बात एक ही हुआ। तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर या मंत्री परिषद की सलाह पर। अगला है 58 नंबर सवाल कहता है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए कौन सा योग्यता नहीं चाहिए? तो भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही बात है। पागल या दिवालिया नहीं हो, बिल्कुल सही बात है। सरकारी लाभ के पद पे नहीं हो, बिल्कुल सही बात है। उम्र कम से कम 30 वर्ष हो, गलत। उम्र तो कम से कम 25 वर्ष में भी काम चल जाएगा। तो इसका दोस्त ये जो ऑप्शन है ये इसका गलत है, कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए उसका उम्र 30 वर्ष होना कोई ज़रूरी नहीं है। कम से कम 25 वर्ष इसका उम्र हो। कितना हो? 25 वर्ष हो। अगला कहता है 59, लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। यानी लोकसभा के जो सदस्य हैं उसकी योग्यता है कि योग्यता नहीं है, इससे संबंधित जो प्रश्न होगा उस पर निर्णय कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 60 कहता है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा का अभिरक्षक किसको बोलेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष को बोलेंगे। लोकसभा का अभिरक्षक बोलते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को। बस वीडियो को आप सुनते रहिए पूरे को अच्छे से। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको लोकसभा के सदस्य लोग ही चुनते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा का सदस्य। अगला कहता है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर को कौन चुनता है? ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है और यही एक बार पूछा गया था और अधिकतम लोग जो है गलती करके आगे थे, लोकसभा का अध्यक्ष लगा दिए थे। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उसको तो चुनते हैं कौन? जो लोकसभा का अध्यक्ष होंगे उसको तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। पहले सवाल आपने पढ़ लिया था कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे उसको लोकसभा के सदस्य चुनेंगे, लेकिन जो प्रोटेम स्पीकर होंगे यानी अस्थायी लोकसभा के अध्यक्ष, उसको जो है कौन चुनेंगे? तो राष्ट्रपति चुनेंगे। ध्यान रखना, इसको कौन चुनेंगे? राष्ट्रपति चुनेंगे। ये वीवीआई प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष को चुनेंगे लोकसभा के सदस्य, लेकिन जो लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष होगा उसको राष्ट्रपति ही चुनेंगे। 63 नंबर सवाल कहता है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो लोकसभा का बैठक जो है विघटन के द्वारा भी समाप्त हो सकता है, सत्रावसान हो गया तो भी समाप्त होगा, स्थगन हो गया तो भी समाप्त हो सकता है। यानी लोकसभा की जो बैठक है वो इनमें से सभी तरीकों से समाप्त की जा सकती है, विघटन द्वारा, स्थगन द्वारा और सत्रावसान द्वारा। आइए सवाल नंबर 64 देखते हैं। सवाल नंबर 64 कहता है कि लोकसभा का विघटन किस प्रकार और कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन जो है कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर या मंत्री परिषद की सलाह पर। अगला कह रहा 65 नंबर सवाल कि सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की संस्तुति पर, राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा को विघटन कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे प्रधानमंत्री के सिफारिश पर या मंत्री परिषद के सिफारिश पर।
अगला कहता है 66 कि लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। लोकसभा की सामान्य अवधि जो है बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। और ये कब होता है? जब कोई राष्ट्रीय आपात वगैरह लगा हो, तब 1 वर्ष में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, जो 1976 में ऐसा किया गया था। आगे लिखा है राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में दी गई है? तो संविधान संशोधन का जो विषय है, संविधान संशोधन का जो विषय है उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों को जो है समान शक्तियां दी गई है। 68 नंबर सवाल है लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का कर्ता धर्ता जो है प्रधानमंत्री होता है। तभी तो लोकसभा को भंग करना हो तो प्रधानमंत्री की सलाह लेंगे राष्ट्रपति। 69 कहता है लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना मिल जाए, 1/6 से भी कम मत प्राप्त होता है। तो कहता है लोकसभा और विधानसभा के जो निर्वाचन होता है उसमें किसी उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी यदि वह अब उस चुनाव में कुल वैध मतों के 1/6 से भी कम वोट प्राप्त करता है। तो 70 कहता है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है कहाँ पर? वित्तीय बिल होगा तो केवल लोकसभा में, क्योंकि राज्यसभा को मात्र 14 दिनों का समय है, उसमें वो हाँ बोले या न बोले उसको पारित मान लिया जाएगा। तो वित्तीय बिल जो होता है या जो धन विधेयक होता है उसको केवल लोकसभा में पास किया जाता है पहले मर्तबा। 71 कहता है निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही शुरुआत किया जा सकता है? तो वही जो वित्त विधेयक है ना या धन विधेयक जो है उसको पहली बार जो लाया जाएगा वो केवल लोकसभा में ही लाए जाएंगे। 72 कहता है किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? स्टार वाले तो अधिकतम 20 प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं किसी विशेष दिन लोकसभा में? तो 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 73 कहता है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है वो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर का। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है वो लद्दाख जम्मू कश्मीर वाला है। 74 कहता है लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान होती है किस में? तो इससे पहले आपने पढ़ा था कि संविधान संशोधन के विषय में, यहाँ पर है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में। इन सभी परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान है। अगला 75 कहता है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में। जो अविश्वास प्रस्ताव है वो कहाँ लाया जाएगा? तो वो लोकसभा में लाया जाता है। 76 कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का जो आरक्षण है वो संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है? इसको आप गांठ बांध लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 330 और 331 ये दोनों जो अनुच्छेद है 330 और 331 ये लोकसभा से संबंधित है, जिसमें 330 जो है वो लोकसभा में SC/ST का है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटों का आवंटन है वो अनुच्छेद 330 में कहा गया है। और जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग हैं लोकसभा में उसके लिए 331 है। उसी प्रकार से एक अनुच्छेद है 332 और 333, ये विधानसभा में है, यही दोनों बात। 332 में विधानसभा में SC/ST है और 333 जो है विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग हैं। फिलहाल यहाँ पे सवाल क्या है कि लोकसभा में SC/ST का जो सीट का आवंटन है अनुच्छेद 330 में है। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद। फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग लुसेंट का लोकसभा पढ़ रहे हैं जिसमें हम एक एक ऑब्जेक्टिव पर कवर करते हैं। इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से पूरा वीडियो को देखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको आगामी एग्ज़ाम में। तो आज हम आगे के सवाल को कवर करेंगे जिसमें मैंने 1 से लेकर 76 तक के सवाल कवर कर चुके हैं। अभी हम उससे आगे के सवाल को कवर करेंगे, 77 नंबर सवाल से हम लोग कवर करेंगे। और आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में बताइए। कुछ सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिए।
तो आइए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 77 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व को निर्वाचित करता है? तो मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है अनुसूचित जनजाति है। 78 कहता है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित ही नहीं है? तो न तो केरला में है, न तमिलनाडु में है, न बिहार में है, न उत्तराखंड में है, न पंजाब में है, न हरियाणा में है। इन सभी में से किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आवंटन नहीं किया गया है। यानी इन राज्यों में अनुसूचित जनजाति है ही नहीं। न बिहार में है, न झारखंड में है, न केरला में है, न तमिलनाडु में है, न पंजाब हरियाणा में है। 79 देखिए क्या कह रहे हैं, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है, गोवा में भी नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है। ये भी आपको याद रखना है। पंजाब हरियाणा में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है, केरला में भी नहीं है, ये सब याद रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर इस सब में जो है अनुसूचित जनजाति नहीं है। 80 नंबर सवाल कहता है, देश का वह कौन सा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को छूती है? तो नागौर राजस्थान जो है ये बेहद ये सवाल पूछा जा सकता है कि देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को छूती है? तो वह है नागौर राजस्थान। 81 नंबर सवाल कहता है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? तो जो छठी लोकसभा हुई थी ना, उसमें जो है महिला सांसद कम निर्वाचित होके आई थी। तो वो कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी। कौन से वाले में? छठी लोकसभा चुनाव में। अगला कहता है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है? तो जो हाल फिलहाल में हुई है 16वां जो लोकसभा है ना, 16वां लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सबसे ज़्यादा रही है। अगला कहता है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। वही 1/10 या जो 10% है ना कोरम, उसी के हिसाब से। तो लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना है, उसके लिए न्यूनतम संख्या जो है 50 होनी चाहिए। 84 कहता है, लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्हरित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य क्या है? जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था या हुई थी उससे निष्कासित कर दिया गया हो या कर दी गई हो। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्हरित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था या हुई थी उससे निष्कासित नहीं कर दिया गया हो। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। 85 की प्रथम लोकसभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? 13 मई 1952 को। प्रथम लोकसभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। अगला कहता है, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद प्रयत्न काम करता है? तो लोकसभा के जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो किसके प्रसाद प्रयत्न काम करती है? तो लोकसभा के। 87 कहता है, लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है? तो देखिए, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयकों को अस्वीकार करके और मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन विधेयक या धन की मांग को अस्वीकार करके। यानी ये सभी कारण है जिसके द्वारा लोकसभा जो है मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को जो है बनाए रखता है। 86 कहता है कि लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किस वर्ग के लिए नहीं है? देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए तो है, बताया था आपको 330। अनुच्छेद 330 जो है वो लोकसभा में किसके लिए? SC ST के लिए है। और आंग्ल भारतीय के लिए 331 है। तो पिछड़े वर्गों के लिए जो है अलग से कोई निर्वाचन नहीं है।
अगला कहता है 89 कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती थी, अब 2 गो तो हटा दिया आंग्ल भारतीय वाले, तो अब अधिकतम 550 हो सकती है। आइए अगला देखते हैं 90 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 90 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा यानी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? लद्दाख है, जम्मू कश्मीर वाला। 91 कहता है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है? तो जनसंख्या के आधार पर। और कितने पे थे? तो 7.5 लाख पे जो है एक सांसद को चुना गया था। आइए 1971 जो है, ये जो है 1971 की जनसंख्या पे आधारित है और ये चलेगा कब? 2026 तक ये चलेगा। अगला लिखा है 91 तो हो गया। 92 क्या कहता है? 92 कहता है भारत के राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकती है। ये आपको बता चुका है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकती है प्रधानमंत्री की सलाह पर या मंत्री परिषद की सलाह पर। अगला कहता है 93 कि लोकसभा के चुनाव के लिए पात्रता होने के लिए न्यूनतम जो उम्र है वो 25 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा का समानता कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। 94 कहता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों को भेजा गया विधेयक का पारित होता है क्या? उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है अनुच्छेद 108 में, संयुक्त बैठक की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 108 में किया गया है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसको भेजा गया विधेयक का पारित होना कैसे होता है? तो उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। 95 कहता है शून्यकाल क्या है? तो जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामला पर विचार किया जा रहा हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शून्यकाल बोलते हैं। शून्यकाल का मतलब हुआ कि जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार हो रहा हो। 96 कहता है लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाई जाती है? तो 2 बार। लोकसभा का जो सत्र है वो एक साल में अधिकतम 2 बार बुलाया जाएगा। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाएंगे क्योंकि 6 महीना का गैप जो है उससे ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 97 कहता है एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कब करेगा? जब उसके पास कम से कम कितने सांसद हो? तो 55 सांसद हो, 10% हो ना। 550 का 10% करेंगे तो 55 आएगा ना, जितना कोरम चाहिए। तो कोई भी दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा तभी कर सकता है जब उसके पास कम से कम कितने सांसद हो? 55 सांसद हो। आगे लिखा हुआ है 98 में लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है कितनी है? तो 543 अभी वर्तमान में है। लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की जो संख्या है अधिकतम वो 543 है। 99 कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के समूहों में किसकी लोकसभा में केवल एक ही सीट है? तो चंडीगढ़ में, सिक्किम में और मिजोरम में केवल एक ही सीट है। सबसे बेसी सीट यूपी में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद कहाँ पे है बताइए? पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन है जिस सभी में जो है लोकसभा की सीटें केवल एक एक है? तो चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। 100 नंबर सवाल है भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सबसे पहले जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाएंगे। जो वित्त विधेयक है और जो धन विधेयक है वो केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किए जाएंगे। और आज का अंतिम सवाल है निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक काम किया है? तो जो 5वीं लोकसभा है ना, 5वीं लोकसभा जो है वो सबसे ज़्यादा वर्षों तक काम किया है, 5 वर्ष से भी ज़्यादा। और 6ठी लोकसभा में जो है सबसे कम महिलाएं आई थी और 16वीं में सबसे ज़्यादा महिलाएं आई थी। तो आज दोस्तों लोकसभा के सारे सवाल हमने कवर कर दिए हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करवाइए और कीजिए, अपने सभी दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि जिनको ज़रूरत होगा वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और कोई कमेंट हो तो हमें ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अध्याय में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।